नमस्कार दर्शकों, आपके लिए 18 पोजीशन आई हैं और 18 पोजीशन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 65 है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी पोजीशन है, सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और ये जो आपकी पोजीशंस आई हैं वो आई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ये आपका जो CPCB है ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, आपको पता होगा शायद। न्यू दिल्ली में नहीं, आई थिंक ये है आपकी शाहदरा दिल्ली में। तो शाहदरा दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में नहीं। ज़्यादातर न्यू दिल्ली रहते हैं, इसलिए मैंने शायद बोल दिया है आपको गलती से, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो आपका जो ये CPCB है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। काफ़ी अच्छा आपको पता है, बोर्ड है, रेप्यूटेड बोर्ड है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और आपकी जो ये इन्विटेशन है एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। मतलब कि आपको इन्वाइट किया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ये पोस्ट भरने के लिए। कंपटीशन इसमें आपका होने वाला है, ओपन कंपटीशन, यानी एग्जाम आपका होगा। लास्ट डेट की बात करें तो 28 अप्रैल 2025 है। 7 अप्रैल से कमेंसमेंट हो चुकी है, यानी स्टार्टिंग हो चुकी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। आपकी एज कट ऑफ जो भी डेट की वो होगी, क्या कहते हैं, सेलेक्ट होगी। सेलेक्ट होने का मतलब कि आपकी जो डेट डिसाइड होगी एज की, कट ऑफ की, बाकी चीज़ों की, वो एंडिंग डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी 28 अप्रैल ही होने वाली है। पोस्ट पर आते हैं। साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, लेवल 10 रहने वाला है, जिसमें सैलरी 1,77,500 तक रहती है, यानी अप टू 1,77,500 पर मंथ तक रहती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 22 है, जिसमें से 3 SC के लिए, 1 ST के लिए, 7 OBC के लिए, 1 EWS के लिए और 10 अनरिजर्व के लिए। 35 साल इसमें एज लिमिट है। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, लेवल 7 है, जिसमें सैलरी अप टू रहती है 1,42,400 तक। इसमें एक ही वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। 30 साल इसमें एज लिमिट है। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की पोजीशन है, सेम पे लेवल है, यानी आपका जो आपकी सैलरी है वो भी अप टू 1,42,400 पर मंथ तक रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, दोनों की दोनों अनरिजर्व के लिए है। 30 साल इसमें एज लिमिट है। नेक्स्ट पोजीशन आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है, पे लेवल 6 है, अप टू 1,12,400 पर मंथ की सैलरी आपको इसमें मिल सकती है। और 4 वैकेंसीज हैं टोटल, और इसमें से जो एक है वो है ST के लिए, एक है OBC के लिए, एक है EWS के लिए और एक ही आपकी अनरिजर्व के लिए है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। टेक्निकल सुपरवाइजर की पोजीशन नेक्स्ट है ये आपकी, और 6 पे लेवल है, अप टू 1,12,400 की सैलरी आपको मिलेगी। 5 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं। 5 में से एक है SC के लिए, एक है OBC के लिए, एक है EWS के लिए और 2 है अनरिजर्व के लिए। एज लिमिट 30 साल है। असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें और पे लेवल इसमें 6 है, और सैलरी का जो है इसमें हिसाब किताब 1,12,400 पर मंथ तक आपकी इसमें सैलरी होगी। 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 4 में से 2 आपकी है OBC के लिए, एक है EWS के लिए और एक है अनरिजर्व के लिए। 30 साल इसमें एज लिमिट है। अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें, पे लेवल 6 है, सेम आपकी इसमें सैलरी रहेगी। 2 वैकेंसीज हैं, 2 में से एक है आपकी OBC के लिए और एक है अनरिजर्व के लिए। 30 साल इसमें एज लिमिट है। जूनियर ट्रांसलेटर की पोजीशन, पे लेवल 6, यानी सैलरी भी आपकी इसमें सेम रहेगी। एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 30 साल एज लिमिट है। जूनियर ड्रॉट्समैन की आपकी पोजीशन है नेक्स्ट, और 6 पे लेवल है, सैलरी भी सेम है। एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 30 साल एज लिमिट है। जूनियर टेक्नीशियन की पोजीशन, पे लेवल 4 है, अप टू 81,100 की सैलरी इसमें आपकी रहेगी, यानी मिनिमम आपको 25,500 से लेकर और मैक्सिमम आपको 81,100 तक सैलरी मिलेगी। इसके बीच में अप टू का मतलब आपका मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 2 हैं, 2 में से एक आपकी ये है OBC के लिए और एक आपकी है EWS के लिए। और एज लिमिट की बात करें 18 से 27 साल की एज लिमिट है। फिर है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोजीशन, लेवल 4 है और सैलरी भी सेम है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, 2 में से एक आपकी अनरिजर्व के लिए है और एक SC के लिए। 18 से 27 साल की एज लिमिट है। UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क की पोजीशन है नेक्स्ट, पे लेवल 4 है। सैलरी का भी आपका जो इसमें पैकेज है, या मान लीजिए जो आपका सैलरी रहेगी मिनिमम टू मैक्सिमम 25,500 से 81,100 तक रहेगी, ठीक है। 8 वैकेंसीज है टोटल, 8 में से 2 आपकी SC के लिए है, 2 OBC के लिए है, 4 आपकी अनरिजर्व के लिए। 18 से 27 साल की एज लिमिट है। अच्छा, एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लूँ कि ये आपकी OBC के लिए ही हो, ठीक है। ओके, हाँ, OBC के लिए है, कहीं गलती ना हो जाए, इस वजह से रीचेक भी करना पड़ता है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, ग्रेड 2 की, पे लेवल 4 है, और आपकी सैलरी इसमें सेम है। एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 18 से 27 साल एज लिमिट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोजीशन, पे लेवल 4 सेम सैलरी, 3 वैकेंसी, तीनों के तीनों अनरिजर्व के लिए, 18 से 27 साल की एज लिमिट है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, पे लेवल 2 है, जिसमें आपकी मिनिमम सैलरी 19,900 और मैक्सिमम 63,200 तक आपकी रहेगी सैलरी, ठीक है। 2 वैकेंसीज हैं, 2 में से एक OBC के लिए है और एक अनरिजर्व के लिए, 18 से 27 साल एज लिमिट है। LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोजीशन है, लेवल 2 है, सेम सैलरी का पैकेज रहेगा। 5 वैकेंसीज है, उसमें से 2 SC के लिए, 3 अनरिजर्व के लिए, 18 से 27 साल एज लिमिट है। फील्ड अटेंडेंट की पोजीशन नेक्स्ट है और पे लेवल 1 है, 18,000 से 56,900 के बीच में सैलरी रहेगी। एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है। NTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, पे लेवल 1 है, 18,000 से 56,900 के बीच में सैलरी रहेगी। 3 वैकेंसी है, 3 में से एक आपकी है EWS के लिए और 2 अनरिजर्व के लिए, 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वैकेंसीज की डिटेल थी, और चलते हैं आगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो देखते हैं सबसे पहले वही, क्योंकि वही हमारे लिए मेन है, उससे आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको इसमें फॉर्म भरना है या फिर नहीं, क्योंकि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जाने बिना आपको क्लियर नहीं होगा कि आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं। तो आपकी जो आपकी पहली पोजीशन जो हमने देखी है साइंटिस्ट बी की, इसमें आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और ये किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और जो आपकी इसमें 22 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 22 वैकेंसी है ना साइंटिस्ट बी की, उसमें से 4 पोस्ट जो रखी हैं वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए रखी है। मतलब अगर आपने
इनमें से डिग्री करी है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी करी है तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 4 वैकेंसी रखी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसी रखी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी रखी है और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 1 रखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए 1 रखी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी 1 है। ठीक है, प्रेफरेंशियल की बात करें यानी नेसेसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, बट अगर है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी मास्टर डिग्री आपने की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो। ठीक, या फिर अगर आपके पास ये वाली नहीं है एसेंशियल तो इसमें दूसरी एसेंशियल का आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपने मास्टर डिग्री की है केमिस्ट्री में और तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे मतलब। ठीक है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ी बहुत ही अनक्लियर सी रखी है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो जिसमें आपकी वैकेंसी है उसी में आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा इन्होंने अनक्लियर से रखा है, थोड़ा सा अगर ठीक से लिखते तो ज़्यादा सही रहता। तो अगर आपने मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में की है जिसमें आपकी 3 वैकेंसी रखी है, एनवायरमेंटल साइंस में की है इसमें भी 3 वैकेंसी रखी है और माइक्रोबायोलॉजी में की है उसमें भी 2 वैकेंसी रखी है, तो आप इसमें अप्लाई आराम से कर पाएंगे। ठीक है, प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने नेट क्वालिफिकेशन ले रखी है, नेट क्वालिफाई कर रखा है या पीएचडी कर रखी है। ठीक, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है और उसमें आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड भी बता दिया है कि कितनी कौन सी फील्ड है, उस फील्ड में कितनी वैकेंसी है। ठीक, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, तो बेस्ट थिंग है आपके लिए, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं रखी है। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, बैचलर डिग्री चाहिए आपको लॉ में। ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या फिर शुड बी ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया है लीगल अफेयर में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर क्वालिफाइड है लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में हु हैज़ प्रैक्टिस्ड एज सच फॉर 5 ईयर्स। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है 5 साल तक तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो बैचलर की डिग्री तो मस्ट है लॉ में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको जुडिशियल जो स्टेट जुडिशियल सर्विस है उसमें या फिर लीगल डिपार्टमेंट में स्टेट के ही, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है लीगल अफेयर में या फिर प्रैक्टिस करी है 5 साल तक, इनमें से कोई एक कंडीशन आपकी मीट करनी चाहिए। ठीक है, और ये आपकी मस्ट है क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट बात करें तो सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की है पोजीशन, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जिसके लिए 1 वैकेंसी है और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जिसमें 1 वैकेंसी है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। ठीक है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें मास्टर डिग्री आपको चाहिए इन साइंस और एक्सपीरियंस आपको चाहिए 2 साल का। प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिलेटेड सब्जेक्ट में जो है अपना क्या ले रखा है एक्सपीरियंस वगैरह कुछ ले रखा है। ठीक है, टेक्निकल सुपरवाइजर की बात करें असेंशियल नहीं है ये चीज़, जो असेंशियल है मैंने आपको बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें एक्सपीरियंस की जो डिमांड करी है उन्होंने 2 साल की करी है, साथ में मास्टर डिग्री साइंस में होनी चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइजर की जो पोस्ट है डिग्री चाहिए आपको इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसके लिए आपकी 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है, तो इसी में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिग्री होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी और 3 साल का साथ में एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो बैचलर डिग्री आपको चाहिए इसमें और स्किल टेस्ट आपके पास होना चाहिए, मतलब स्किल आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश की टाइपिंग की या फिर हिंदी की टाइपिंग की। अगर इंग्लिश की टाइपिंग आपने सीखी है तो 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए स्पीड, और अगर आपने हिंदी की टाइपिंग सीखी है तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक्सपीरियंस की कोई भी डिमांड नहीं की है। अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है जो आपकी नेक्स्ट, इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी है कॉमर्स में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन अकाउंट्स ऑडिट कैश हैंडलिंग या एनी अदर रिलेटेड वर्क। ठीक है, तो इनमें से किसी एक फील्ड में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में आपने लिया हो रेप्यूटेड। तो ये आपकी इसकी अकाउंट असिस्टेंट की बात हो गई। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें तो इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है और हिंदी में मांगी है इंग्लिश के साथ। ठीक है, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश के साथ होनी चाहिए एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक, तो समझे आप ये चीज़, आपने मास्टर डिग्री करी हो हिंदी में और इंग्लिश आपका या तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो आपका डिग्री लेवल पर, और या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री करी है इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो अगर आपने इंग्लिश में अपनी मास्टर डिग्री करी है तो हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, यानी आपने अपना एग्जाम किसमें दिया हो, हिंदी में दिया हो अगर आपने इंग्लिश में अपनी मास्टर डिग्री ली है, और ये जो आपकी डिग्री लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपने ऐसा भी नहीं किया है तो अगर आपने जो अपने मास्टर डिग्री करी है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी में भी नहीं करी है, ठीक है, तो आपने क्या करा हो कि आपकी जो मास्टर डिग्री है वो हिंदी मीडियम में हो और इंग्लिश आपका एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। ठीक है, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो आपके डिग्री लेवल पर, या फिर आपने मास्टर डिग्री करी है किसी भी सब्जेक्ट में, वही इंग्लिश और हिंदी में नहीं की है, किसी और सब्जेक्ट में की है, और इंग्लिश मीडियम आपका उसमें होना चाहिए और हिंदी आपका एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पर। या फिर एक और ऑप्शन है, ऐसा काफ़ी ऑप्शन देते हैं आपको ये ट्रांसलेटर में फॉर्म भरने के लिए। तो जो नेक्स्ट आपका 5वां ऑप्शन है वो है कि मास्टर डिग्री आपने की है किसी भी सब्जेक्ट में तो वो हिंदी में करी हो हिंदी के साथ, और इंग्लिश आपका एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, और इन दोनों में से जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एक रहना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपकी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहना चाहिए। एंड द अदर जो आपकी, मान लीजिए अगर आपकी इंग्लिश एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो दूसरा आपका जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या हिंदी अगर आपकी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो इंग्लिश आपका एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी डिग्री लेवल पर, और साथ में आपका रिकॉग्नाइज डिप्लोमा
होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, ठीक है। और या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है ट्रांसलेशन वर्क का हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या पीएसयूज में आपने ट्रांसलेटर का काम किया हुआ है हिंदी से इंग्लिश में करने का और इंग्लिश से हिंदी में करने का, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो आपका ये जो पोस्ट है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आपकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक रिक्वायरमेंट पूरी जरूर होनी चाहिए इन 5 में से एक में। समझ गए होंगे आप इसकी पूरी क्वालिफिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में आराम से पूछ लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब नेक्स्ट पोजीशन पर है सीनियर ड्राफ्ट्समैन की। तो इसमें आपको डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द लाइन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, ठीक है। अब इतना ही मांगा है इसमें आपसे सीनियर ड्राफ्ट्समैन में। जूनियर टेक्नीशियन की बात करें, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए इन सर्विसिंग लेबोरेटरी मशीन्स, ठीक है। और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या रेप्यूट इंस्टीट्यूट में आपने लिया हो। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें, 12th स्टैंडर्ड पास हो आप इन साइंस, यानी 12th आपने साइंस से की है और डिज़ायरेबल है इसमें कि डिग्री करी है, तो इसमें आपको अच्छा जो है फ़ायदा कुछ मिल सकता है, ठीक है, मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए बाय द वे। तो ये तो 12th हो गई आपकी, साथ में क्या चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, हो सकता है कंफ्यूज हो गए। तो 12th के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इतना ही है। 12th आपकी साइंस से होनी चाहिए। यूडीसी की बात करें तो डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी की। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग के लिए टाइम आपको 10 मिनट अलॉट किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की बात करें, 12th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए आप, साथ में आपको डाटा एंट्री वर्क आना चाहिए, ठीक है। और स्पीड टेस्ट आपका जो होगा उसमें आपकी 8000 की डिप्रेशन से कम नहीं होना चाहिए। 8000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी वही पड़ेगी 30 वर्ड पर मिनट के आसपास, ठीक है, स्पीड जो है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड पास यानी 12th पास होनी चाहिए आप। स्किल टेस्ट नॉर्म्स इन्होंने दिए हैं कि डिक्टेशन आपको 10 मिनट के लिए दी जाएगी, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी। और जो आपकी डिक्टेशन करने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम मिलेगा 50 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए कंप्यूटर पर और 65 मिनट मिलेंगे हिंदी के लिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है। नोट दिया है कि वेयर अ कैंडिडेट पास बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी टेस्ट ही शी विल बी गिवन प्रेफरेंस इन सिलेक्शन एज कम्पेयर टू अनदर हु पासेस द इक्वल मार्क्स इन वन लैंग्वेज ओनली। तो अगर दोनों लैंग्वेज में आपको स्टेनोग्राफी आती है, दोनों में आप पास कर जाते हैं टेस्ट देने के बाद, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी अदर कैंडिडेट के मुकाबले जिनको सिर्फ एक ही लैंग्वेज की स्टेनोग्राफी आती होगी, ठीक है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें, 12th पास आपसे इसमें मांगा है साइंस के साथ, बाकी कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है और कुछ और चीज़ों की भी कोई डिमांड नहीं है, इतना ही मांगा है आपसे कि साइंस में 12th होनी चाहिए। और डिग्री अगर आपके पास है साइंस में तो ये डिज़ायरेबल है, असेंशियल नहीं है। तो 12th वाले, सिर्फ 12th वाले साइंस के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो डिज़ायरेबल है ये आपको प्रेफरेंस देने के लिए होती है, आगे कुछ फ़ायदा मिलना होता है तो मिल जाता है, ठीक है। एलडीसी की बात करें तो 12th आपके पास होनी चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट की, और हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की। कंप्यूटर पर ही आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, 10 मिनट आपको अलॉट किए जाएंगे। नोट क्या है कि 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कॉरस्पॉन्ड टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर या 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। तो ये आपका की डिप्रेशन का सिस्टम उन्होंने बताया है, टाइपिंग स्पीड वाले से अच्छे से समझते होंगे। और फील्ड अटेंडेंट की बात करें तो 12th इसमें आपसे मांगी है, 12th नहीं मांगी 10th मांगी है, ठीक है। 12th नहीं मांगी, क्या मांगी है, 10th मांगी है। तो इतनी देर से 12th बोल के 12th क्या नसीब पड़ गई है, पर इसमें 10th मांगी है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। डिजायरेबल है कि अगर आपने 12th करी हुई है साइंस से तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। और रीबस्ट हेल्थ एंड एबिलिटी टू स्विम है तब भी आपको इसमें क्या है, प्रेफरेंस मिल जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 10th वाले, सिर्फ 10th वाले इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, ना ही कोई हायर क्वालिफिकेशन की। MTS की बात करें 10th मांगा है बस आपसे, या फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल जिसमें एक वैकेंसी है, मैकेनिक जिसमें एक वैकेंसी है और प्लम्बर जिसमें एक वैकेंसी है, ठीक है। इनमें से किसी एक फील्ड में आपने क्या ले रखा है, ITI का क्या ले रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ओनली 10th वाले और ITI के सर्टिफिकेट वाले, इनमें से कोई एक अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन हम इसमें आराम से देख चुके हैं कि क्या क्या है। अब नोट 1 क्या है, ऑल द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट फॉर ऑल ईयर सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री of graduation in original as proof of having acquired the minimum education qualification on or before the cut-off date, failing which the candidature of such candidate will be cancelled। तो इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं ये कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम तक आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी है, वो क्लियर होनी चाहिए। या तो आपके पास उसका प्रूफ हो ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री के रूप में, ठीक है, या तो आपके पास डिग्री हो या आपके पास मार्कशीट हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, वो होना चाहिए आपके पास जो दर्शाता हो कि आपने कंप्लीट कर ली है अपनी डिग्री, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो 28 अप्रैल तक हो जानी चाहिए आपकी ये कंप्लीट। अब आगे बात करें तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपका कैंडिडेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें अब, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं क्या है आपकी फ़ीस। तो जो आपकी 2 आवर एग्ज़ाम है, मतलब जो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा वो 1,000 रुपये फ़ीस देनी है उसके लिए आपको।
और 1 घंटे का एग्जाम जो होगा उसमें 500 रुपये फीस देनी है आपको। तो इसमें थोड़ा सिस्टम अलग कर रखा है फीस का। टोटल आपको 1500 फीस देनी पड़ सकती है, ठीक है। और जो कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन है उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, उन्हें एग्जाम किया गया है फीस से। फिर भी उन्हें जो ऑल कैंडिडेट है रिक्वायर टू रजिस्टर एंड पे ए टेस्ट सेशन चार्ज। तो टेस्ट सेशन चार्ज उनको देना पड़ेगा 250 रुपये 2 घंटे के टेस्ट के लिए और 150 रुपये 1 घंटे के लिए टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है। और आगे बात करते हैं। तो इसमें टेस्ट की चीज़ें दी गई हैं, अगर कुछ उससे रिलेटेड है तो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मुझे अटपटा सा लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा सुनने में कि टेस्ट का क्या सिस्टम है पैसे लेने का। तो देख लेते हैं, एक बार मैं PDF को देख लूँ ढंग से, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट जरूर करिएगा। देखिए इसमें जो आपको लिखा हुआ है फीस वो घंटे के हिसाब से, ठीक है। वो पेपर रिटर्न इतना तो समझ आ रहा है कि जो पेपर होगा आपका रिटर्न टेस्ट उसमें 2 घंटे के पेपर वालों के लिए इतना फीस है और 1 घंटे वालों के लिए इतना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता चल रही है, लेकिन इसका जो सिलेबस वगैरह है वो हमें देखना पड़ेगा। इस PDF में ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पर अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्ट जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आपको बता दिया जाएगा अगर मुझे मिलता है, क्योंकि सर्च तो मुझे करना पड़ेगा इसका जो भी पैटर्न है एग्जाम का, जो भी डिटेल रहने वाली है तो वो सर्च करके मुझे डालनी पड़ेगी अलग से शायद। तो उसके लिए आप मेरा चैनल जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको पोस्ट जो है कम्युनिटी का पोस्ट उसी में मिल जाएगा लिंक उसका, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर लेना, तो जिससे आपको मिल जाए इसका सिलेबस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमें चेक करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें रहने वाली हैं। अब इसमें आपके क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं वो देख लीजिए। एक तो रिटन टेस्ट आपका हो सकता है, ठीक है। इंटरव्यू भी हो सकता है और उसके साथ स्किल टेस्ट जो भी एप्लीकेबल होगा वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं वो पॉइंट देख लूँ कहाँ पर लिखा था। ओके हाँ, तो देखो ये ना, ए कैंडिडेट सबमिशन टू द रिटन टेस्ट स्किल ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू एंड सब्सिक्वेंट प्रोसेस, जो भी प्रोसेस उनका रहेगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये स्ट्रिक्टली प्रोविजनल है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको मिनिमम मार्क्स तो लाने हैं, बाकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है, यू नो वेरी वेल। तो इसमें जो कट ऑफ मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं जो उन्होंने डिसाइड करी हुई है सिलेक्शन कमेटी ने, वो अनरिजर्व के लिए 35% रखी है, OBC EWS के लिए 30% रखी है, और जो भी अदर कैटेगरी है जैसे SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन उनके लिए 25% रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। आपको इसमें अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। ये रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है, तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। बाकी आई थिंक हमने सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। आपकी एज लिमिट वगैरह, वैकेंसीज़ की डिटेल और जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, बस एक एग्जाम की रह गई है कह लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा इसमें दिया नहीं है इन्होंने। मैंने सर्च भी वैसे करा है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा, पर मुझे ना मिल नहीं पा रहा है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए या इन्होंने अपडेट नहीं करा हो खुद ही वेबसाइट पर। तो अगर उनका कोई अपडेट आता है तो आपको वो जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि कितना एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। तो SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व EWS कैटेगरी को 10 साल का मिलेगा, PWD OBC कैटेगरी को 13 साल का, PWD SC ST को 15 साल का। एक्स सर्विसमैन को जो ग्रुप A की पोस्ट है उनको 5 साल का मिल जाएगा। ग्रुप B and C की पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे उनको 3 साल जो है वो डिडक्शन जो आपकी मिलिट्री में सर्विस आपने दी होगी उसमें आपको मिल जाएगा। तो है कुछ आपकी, ठीक है। ये एक बार मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप B and C के एक्स सर्विसमैन गए तो 3 साल डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपने जितने भी रेंडर किए हैं, मतलब आपने प्रदान किए हैं, मतलब दिए हैं मिलिट्री में जितने भी साल की सर्विस दी है, 3 साल उसमें से डिडक्ट करके आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये डिडक्शन आपका एक्चुअल एज एज क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपकी शायद 28 अप्रैल है, वो उससे आपकी काउंट होने वाली है चीज़ है। और बाकी और जो ग्रुप B and C है एक्स सर्विसमैन SC ST उनको 8 साल का होगा। ग्रुप B and C की जो एक्स सर्विसमैन है OBC उनको 6 साल का टोटल होगा। डिफेंस पर्सनल भी मिलेंगे जो डिसेबल्ड है हॉस्टिलिटीज़ के कारण जो हो गए हैं डिसेबल, ठीक है, उनको 3 साल का मिलेगा। मैक्सिमम वो 45 साल की एज तक भर सकते हैं। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री, अगर दूसरी कंट्री से लड़ते वक्त आपको कोई भी डिसेबिलिटी आ गई है और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 साल का और मैक्सिमम 50 साल तक फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। ग्रुप C पोस्ट की बात करें तो विडो, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, जो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी होगी उनको 35 साल तक फॉर्म भरने को मिलेगा। यानी जो भी वुमेन है, विडो है या डाइवोर्स है या फिर अपना जुडिशली सेपरेट हो चुकी है हस्बैंड से किसी भी कारण की वजह से और रीमैरिड नहीं है वो, मतलब दोबारा उन्होंने शादी नहीं करी है, तो 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर वो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी में हो, और वही वुमेन्स अगर वुमेन अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो उनको 40 ईयर तक फॉर्म भरने को मिलेगा, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है CP-CB के ही विद 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस, 3 साल तक उन्होंने कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है, तो ग्रुप A and B की पोस्ट के लिए उनको जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे उनको 5 साल का मिल जाएगा रिलैक्सेशन, और जो भी SC ST होंगे 10 साल का मिल जाएगा और OBC को 8 साल का मिल जाएगा। और ग्रुप C की पोस्ट के लिए अनरिजर्व EWS कैटेगरी 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और SC ST कैटेगरी 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और OBC 43 साल यानी 43 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी कुछ डिटेल है उसकी एज रिलैक्सेशन की, तो आपको समझ आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको रिलैक्सेशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं किस एज तक, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। तो इस फॉर्म में इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।